हेलो फ्रेंड्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जब किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के इंटेंशन की अधिसूचना धारा 18(1) में जारी हो जाती है, तो उसके बाद उस क्षेत्र के प्रोटेक्शन के लिए इस अधिनियम की धारा 27 से लेकर के और 33 का तक के सेक्शन लागू हो जाते हैं। ये 27 से 33 का तक के जो धारा हैं, ये उस अभयारण्य क्षेत्र के प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि उसी क्षेत्र को हम अभयारण्य घोषित करते हैं जो वन्य जीवों के इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए है उपयोगी होते हैं। तो उस क्षेत्र की सुरक्षा करनी जरूरी है। अब सुरक्षा के लिए हम आते हैं सबसे पहले धारा 27। धारा 27 में 4 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 में यह है कि अभयारण्य क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाती है। अभयारण्य क्षेत्र में मनुष्यों के प्रवेश के लिए पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी किन किन लोगों पे लागू नहीं होगी, उसके प्रोविजन भी दिए हैं। पब्लिक सर्वेंट है जो ऑन ड्यूटी है, वो यदि अभयारण्य क्षेत्र में जाता है, आता है, तो उसके लिए प्रवेश की पाबंदी नहीं है। ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी पे। इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज्ड ऑफिसर या अभयारण्य क्षेत्र की सीमा के अंदर रहने वाले परमिटेड लोग, जिनको परमिशन मिली हुई है, इन लोगों को अभयारण्य में प्रवेश के लिए पाबंदी नहीं है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अभयारण्य क्षेत्र में कोई परमानेंट संपत्ति है, उसका मकान है, उसका खेत है या कोई और उसकी संपत्ति है, तो उसके अभयारण्य क्षेत्र में आने जाने के लिए पाबंदी नहीं है। या अभयारण्य क्षेत्र से कोई राजमार्ग जा रहा हो, पब्लिक रोड हो, तो उस राजमार्ग पे आने जाने वाले के लिए पाबंदी नहीं है। वह व्यक्ति उस रोड से आ जा सकता है, लेकिन रोड के नीचे अन्य क्षेत्र में नहीं जा सकता। केवल रोड के केवल मार्ग के ऊपर चल सकता है, उसके लिए पाबंदी नहीं है। इसके अलावा ये जो व्यक्तियों पे जिन पे पाबंदी नहीं बताई गई है, ये इनके आश्रित कोई हो तो उसके ऊपर भी पाबंदी नहीं होगी। तो इन 5 तरह के लोगों के ऊपर अभयारण्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने के लिए पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा समस्त लोगों के लिए अभयारण्य क्षेत्र में आने जाने की पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी धारा 18 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना जारी होते ही लागू हो जाती है। धारा 27 का सबसेक्शन 2 के तहत यह प्रावधान किए गए हैं कि जो व्यक्ति जब तक अभयारण्य में रहता है तब तक वह कुछ कार्य के लिए बाध्य होगा, है बाउंडेड होगा। वे कार्य क्या है? इस अधिनियम के तहत कोई अपराध यदि अभयारण्य में हो रहा है
तो उसको घटित होने से रोकने के लिए वह व्यक्ति बाउंडेड रहेगा, जो व्यक्ति अभयारण्य के अंदर रहता है। और यदि अभयारण्य क्षेत्र के अंदर कोई अपराध हो गया हो तो उस अपराधी को खोजने और बंदी बनाने की मदद करने के लिए वह व्यक्ति पाबंद होगा। और अभयारण्य क्षेत्र के अंदर कोई वन्य जीव मर गया हो तो उसकी सूचना देना और उस मरे हुए वन्य जीव की सुरक्षा करना, कब तक, जब तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज्ड अफसर उस मरे हुए वन्य जीव को अपने कब्जे में नहीं ले लेते हैं। तो अभयारण्य क्षेत्र में यदि कोई वन्य जीव मरा हुआ पाया गया है तो अभयारण्य में रहने वाले व्यक्ति ये बाउंडेड होंगे कि उस वन्य जीव की सुरक्षा करें जब तक कोई वन्य जीव प्रतिपालक या ऑथराइज अफसर आकर के वहाँ उसको अपने प्रभार में न ले ले। अभयारण्य क्षेत्र में आग लगने से रोकना, आग बुझाने में मदद करना, इन सब कार्यों के लिए वे व्यक्ति बाध्य होंगे, बाउंडेड होंगे। और कोई भी व्यक्ति अभयारण्य क्षेत्र की सीमा की बाउंड्री के निशान, पिलर्स जो भी है उनको नष्ट नहीं करेगा, उनको वहाँ से हटाएगा नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और अभयारण्य के अंदर किसी भी जानवर को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और अभयारण्य में कचरा नहीं फैलाएगा। ये 4 तरह की बाउंडेशन उस व्यक्ति पे होगी जो व्यक्ति अभयारण्य में रहता है। यदि वो ये नहीं करता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि जो ऑफेंस की परिभाषा है वो होता है कमीशन और ओमिशन ऑफ एक्ट। जो कार्य कृत्य निषेध किए गए हैं उन निषेध किए गए कार्यों को यदि कोई करता है तो अपराध है, या कि किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए बाउंड किया गया है और वो काम नहीं करता है तो वह भी अपराध है। तो अभयारण्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये 4 तरह के कार्य करने के लिए वे बाउंड है। यदि वे नहीं करते हैं तो वे अपराध कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति सेंचुरी में रहते हैं, जब उनके अधिकारों का अर्जन हो जाएगा और वे वहाँ से स्थापित कर दिए जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक यह कार्रवाई नहीं की जाती और वे लोग या किसी को परमिशन दी हुई है और वो जो अभयारण्य में प्रवेश किया है वो व्यक्ति वो उनके लिए ये बाध्यता है कि ये जो मैंने अभी बताया है ये कार्य करें। तो इस प्रकार मैंने धारा 27 के प्रावधान, जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, इन धारा 27 की 4 उपधाराओं के तहत उस क्षेत्र को सुरक्षित रहने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। अब धारा 28 पे हम आते हैं। धारा 28 में अभयारण्य या सेंचुरी में प्रवेश करने के लिए परमिशन किन किन लोगों को दी जा सकती है उसके बारे में प्रावधान किया हुआ है। हमने पहले देखा कि धारा 27 में किन लोगों को परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मैंने बताया। इसके अलावा यदि किसी को जाना है तो धारा 28 के तहत उसको परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन किन किन कार्यों के लिए दी जा सकती है इसके प्रावधान धारा 28 में दिए हुए हैं। कोई व्यक्ति वाइल्ड लाइफ के लिए स्टडी करना चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो,
तो उनको वाइल्ड लाइफ की स्टडी के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन दी जा सकती है। कोई जंगल की वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करना चाहता हो तो फोटोग्राफी करने के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए परमिशन दी जा सकती है। या कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है कि पीएचडी स्कॉलर होते हैं, तो उन स्कॉलर्स को साइंटिफिक रिसर्च के लिए अभयारण्य में प्रवेश के लिए परमिशन दी जा सकती है। और टूरिज्म के लिए इको टूरिज्म के लिए भी अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति अभयारण्य में रहता है उस व्यक्ति से किसी को लीगल बिजनेस वैधानिक कारोबार करना है तो उस व्यक्ति को भी अभयारण्य में प्रवेश के लिए परमिशन दी जा सकती है। यह परमिशन, इन लोगों को परमिशन कुछ जो शर्तों के साथ दी जाती है और उसके लिए फीस भी निर्धारित की जाती है कि उस फीस को लेकर के वे शर्तों के साथ धारा 28 के में जो कार्य लिखे हुए हैं इन कार्यों के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने की परमिशन दिए जाने के प्रावधान दिए हुए हैं। अब हम आते हैं धारा 29 जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 29 बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस धारा के अंदर यदि कोई व्यक्ति अभयारण्य में वन्य जीवों के आश्रय स्थल नष्ट कर रहा हो, वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, वहां की वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा हो, वहां की भूमि तोड़ रहा हो, खोद रहा हो, वहां का जो पानी का फ्लो है वो उसको अभयारण्य से बाहर की ओर या अभयारण्य के बाहर से अंदर की ओर डाइवर्ट कर रहा हो, इस प्रकार के कार्यों पर धारा 29 में प्रतिबंध लगाया हुआ है, निषेध किए हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को वन्य जीवों के हित के लिए यदि इस प्रकार के कार्य करने हो तो उसको इसके लिए परमिशन लेना आवश्यक है। बिना परमिशन ये कार्य करना ऑफेंस है। और यदि विथ परमिशन या लीगली किसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अभयारण्य क्षेत्र से हटाया गया हो तो उसको वहाँ के स्थानीय पब्लिक के यूज के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उसका और कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। जो वहाँ के लोकल पीपल्स है उनके उपयोग करने के लिए वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस काम में लिए जा सकते हैं। तो ये धारा 29 के तहत वर्तमान में मेरी पोस्टिंग जब करौली थी तो वहाँ एक शिकायत आई थी कि साहब सेंचुरी के अंदर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है। तो जांच की तो मालूम पड़ा कि उसने गवर्नमेंट लैंड पे खेती कर रखी है। तो उसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो की गई है, लेकिन साथ ही चूंकि उसने खेती करने के लिए वहाँ की भूमि तोड़ी, वहाँ का हैबिटेट नष्ट किया, तो धारा 29 के तहत जांच करके और उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में हमने परिवाद पेश किया था। उसके बाद धारा 29 उस क्षेत्र में बड़ी पॉपुलर हो गई और हमारे स्टाफ को भी जानकारी होगी कि धारा 29 के तहत अभयारण्य क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं की जा सकती है। तो जितने भी लोग वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड पे खेती वगैरह करते थे तो उनको कहते थे भाई तुम्हारे खिलाफ धारा 29 में कार्रवाई हो जाएगी, और की भी है। धारा 29 बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है। फिर हम आते हैं धारा
30 पर। धारा 30 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अभयारण्य में आग नहीं लगाएगा, आग नहीं जलाएगा और आग को इस प्रकार से जलता हुआ नहीं छोड़ेंगे कि उससे अभयारण्य को कोई खतरा हो। तो आग की जो सुरक्षा के लिए धारा 30 में प्रावधान दिए हुए हैं। यदि कोई आदमी धारा 30 का उल्लंघन करता है, यानी अभयारण्य में कोई आग लगाता है, आग जलाता है या जलती हुई आग को ऐसे छोड़ देता है कि जंगल में आग फैल जाए, उससे अभयारण्य को खतरा हो जाए, तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा, उसको दंडित किया जा सकता है। अब धारा 31 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज्ड ऑफिसर की पूर्व अनुमति के बिना अभयारण्य में कोई हथियार, आयुध लेकर के प्रवेश नहीं करेगा। अब आयुध क्या है, यानी विपन्स क्या है? तो विपन की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 235 में दी हुई है। क्या दी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आयुध के अंदर गोला, बारूद, धनुष, तीर, विस्फोटक, आग्नेय शस्त्र, कांटा, चाकू, फंदा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हैं, वे सभी सम्मिलित है आयुध में। तो ये जो सामग्री है, ये लेकर के कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अभयारण्य में प्रवेश नहीं करेगा। एक इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, मेरे साथ में जो हुआ। मेरी पोस्टिंग रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट बफर करौली में हुई थी। तो केलादेवी सेंचुरी का मैं इंचार्ज था। तो एक मंत्री जी अपने काफिले के साथ केलादेवी से करणपुर जा रहे थे। तो केलादेवी के पास ही फॉरेस्ट का एक बैरियर है, हाई चेक पोस्ट है। ये बात 2006-07 की है। तो उस समय वहां पर एक्स आर्मी पर्सन्स को डेप्यूट किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वो जो लगे थे वो उन्होंने मंत्री जी के काफिले को रोक दिया। तो नेता तो नेता होते ही है, उनकी वो उन्होंने बड़ी तौहीन फील की। तो साहब हंगामा किया। उनके साथ में जो चल रहे थे उन्होंने खबर मेरे तक पहुंची। अब वो एक्स आर्मी पर्सन थे, जो रूल वाले आदमी थे। वो फौज में रहा हुआ आदमी जो आदेशों की पालना करता है, नेताओं की परवाह कम करता है। तो वो साहब वो भी हट गए। अब मेरे पास समाचार पहुंचे, मैं वहां गया। तो मैंने कहा साहब आपके साथ में ये जो गनमैन है ना, ये गन लेकर के सेंचुरी में प्रवेश नहीं करेगा। आपको जाना है कर्णपुर, आप राजमार्ग से जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ये जो गन है आपके गनमैन के साथ में, ये लेकर के वहां आप नहीं जा सकते हो। 31 में है, आप हथियार लेकर के बिना परमिशन के आप सेंचुरी के अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। तो बहुत समस्या हुई मंत्री जी को भी, लेकिन अल्टीमेटली वे कोई आगे गए ही नहीं और है वहीं से लौट गए। तो कहना का मतलब ये है कि सेंचुरी के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के हथियार लेकर के प्रवेश नहीं कर सकता है, भले कोई भी हो, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जैसे हाई कलेक्टर साहब जा रहे हैं, वो उनके साथ में गनमैन है, तो वो
खुद सरकारी आदमी है, सरकारी गन है, सरकारी आदमी ऑन ड्यूटी सेंचुरी के अंदर प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन सरकारी आदमी ऑन ड्यूटी सरकारी आयुध भी सेंचुरी में लेके जाने के लिए परमिटेड नहीं है। तो ये इसमें एक क्लॉज है। अब सेक्शन 32 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या अन्य कोई ऐसा पदार्थ जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसका उपयोग वो सेंचुरी में नहीं कर सकता है। जैसे अभयारण्य की सीमा में यदि किसी का खेत आया हुआ है, तो वह खेत वाला किसान उस खेत में कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि कीटनाशक दवाएं वन्य जीवों के लिए खतरनाक होती है। या वन्य जीव अभयारण्य में कोई पत्थर तोड़ना हो, कोई बिल्डिंग हटानी हो, तो वहां विस्फोटक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये कानून में है। अब जो सेक्शन 33 है, 33 कहता है कि अभयारण्यों के ऊपर नियंत्रण किसका होगा। तो ये मैं सेक्शन 33 को पढ़ के सुनाता हूं। मुख्य वन्य जीव संरक्षक वह प्राधिकारी होगा जो अभयारण्यों का नियंत्रण व्यवस्था प्रबंध व देखरेख करेगा और उस प्रयोजन से किसी अभयारण्य के भीतर, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, वह नियंत्रण अधिकारी होगा जो अभयारण्यों की देखरेख के लिए वगैरह के लिए जिम्मेदार है। इस पर्पस से वो किसी भी अभयारण्य में ऐसी सड़कें, पुल, भवन, घेरा, बैरियर गेट का निर्माण कर सकेगा और ऐसे अन्य कार्य कर सकता है जो अभयारण्यों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाए। अभयारण्य में कोई रास्ता बनाना हो, कोई सड़क बनानी हो, कोई पुल बनाना हो या कहीं कोई बैरियर बनाना हो, तो ये कार्य चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वन्य जीवों के महत्व के लिए यदि ये है उपयोगी है, अभयारण्य के लिए उपयोगी है, तो ये कार्य वे कर सकते हैं। लेकिन किसी अभयारण्य के भीतर वाणिज्यिक पर्यटक लॉज, कॉमर्शियल लॉज, होटलें, चिड़ियाघर, सफारी उद्यान का निर्माण राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी नहीं कर सकता। यदि अभयारण्य के अंदर कोई होटल लॉज है, टूरिस्ट लॉज या कोई चिड़ियाघर या कोई सफारी पार्क करना हो, तो उसकी अनुमति उसको राष्ट्रीय बोर्ड से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा वे ऐसे कदम उठाएंगे जो अभयारण्य में वन्य प्राणी की सुरक्षा को तथा अभयारण्य एवं उसके वन्य प्राणी के संरक्षण को आश्वस्त करे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऐसे कदम उठा सकते हैं जो अभयारण्य के लिए है वन्य जीवों की सुरक्षा और वो जो संरक्षण को सुनिश्चित कर सके, ऐसे काम को कर सकते हैं। अभयारण्य के अंदर वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के सुधार कार्यों को भी करवा सकते हैं। कहीं सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट में सुधार करना हो, कहीं कोई डैम बनाना हो, कहीं कोई पानी का टैंक बनाना हो, खेली बनाना हो, तो इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देकर के बना सकते हैं ताकि हैबिटेट में सुधार हो, कहीं कोई प्लांटेशन करना हो, ये कार्य जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कर सकते हैं। और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अभयारण्य में चराई को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित चराई के लिए आदेश दे सकते हैं और चराई बंद भी कर सकते हैं। वो वहाँ के अभयारण्य की स्थिति को देखते हुए चराई के संबंधित जो आदेश है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन दे सकते हैं। कहीं ऐसे अभयारण्य में जहाँ
को चराई बिल्कुल बंद करनी हो तो वहाँ बंद करने का आदेश दे देंगे। जहाँ कंट्रोल ग्रेजिंग है जरूरी है तो वहाँ कंट्रोल ग्रेजिंग का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद धारा 33 का वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, जो अभयारण्य के अंदर जो गांव वाले रह रहे हैं या आसपास गांव ले रहे हैं जिनकी मवेशी अभयारण्य के अंदर घुसती है या उनको ग्रेजिंग के लिए परमिट किया है, तो उस कैटल को वैक्सीनेशन कराना जरूरी है ताकि वे पशुधन अभयारण्य में आने से उनमें यदि कोई बीमारी है तो वो वन्य जीवों में बीमारी नहीं फैल सके। तो धारा 33A कहती है मुख्य वन्य जीव संरक्षक अभयारण्य में रखे या अभयारण्य की सीमा के 5 किलोमीटर के अंदर रह रहे पशुधन को फैलने वाले रोगों से रोग मुक्त कराने की उस रीति से जो विहित करेगा है व्यवस्था करेगा। कोई भी व्यक्ति अभयारण्य के अंदर जब तक पशुधन रोग मुक्त न करा लिया जाए पशुधन को न ले जाएगा न चराएगा। अभयारण्य की जो 5 किलोमीटर की जो पेरिफेरी है बाहर की, उसमें जितने भी पशु है उनको भी वो वैक्सीनेशन कराएगा। और कोई भी व्यक्ति जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो पशुओं का तो उन पशुओं को अभयारण्य में न तो वो लेके जाएंगे और न चराएंगे। यदि कोई बिना वैक्सीनेशन के कोई यदि पशु चराता है तो वो धारा 33 का उल्लंघन है। फिर धारा 33 ख यानी कि 33B, ये इसमें एक अभयारण्य के लिए जो सलाहकार समिति के गठन करने के प्रावधान किए हुए हैं। इस समिति में कौन कौन होंगे? तो पंचायत राज संस्थाओं के 3 प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों के 2 प्रतिनिधि, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय 3 व्यक्ति, गृह और पशुपालन के मामलों में संबंधित 1 प्रतिनिधि, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक यदि हो तो, तथा अभयारण्य का बाह्य अधिकारी सचिव के रूप में सम्मिलित होंगे। ये जितनी भी कमेटियां बनती है ये कमेटियां इसलिए बनाई जाती है कि लोगों में जन भागीदारी की भावना उत्पन्न हो। वैसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और वाइल्ड लाइफ के हितों को जानने वाले तो केवल फॉरेस्ट अफसर है जिन लोगों ने वाइल्ड लाइफ के संबंधित ट्रेनिंग ले रखी है। पब्लिक या पंचायती राज के प्रतिनिधि वगैरह कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनके सदस्यों के लिए एक जो कमेटी बनाने का ये उद्देश्य है कि यदि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या सेंचुरी के इंचार्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई प्रतिषेध करते हैं कोई कार्यवाही को या गतिविधि को या कोई वाइल्ड लाइफ के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका सेंचुरी और सेंचुरी के आसपास रहने वाले लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लोगों पर जो इफेक्ट पड़ने वाला होता है उसके संबंधित परामर्श इस प्रकार की समितियों से ली जाती है ताकि वो समिति वाले अपनी परामर्श दे सके और ये महसूस हो सके साहब जो भी इन्होंने निर्णय लिया है वो समिति का निर्णय है और उसके लिया है, तो थोड़ी लोगों में संतुष्टि होती है। बाकी वाइल्ड लाइफ की महत्व है, उसका बिहेवियर, उसकी साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, इसके एक्सपर्ट तो फॉरेस्ट अफसर ही होते हैं। लेकिन चूंकि अब लोकतंत्र का मामला है इसलिए हर चीज में एक एक समितियां बनाने की परंपरा शुरू हो गई है कि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इससे फायदे भी है, इससे नुकसान भी है। फायदे तो ये है कि समिति के परामर्श के बाद कोई जो निर्णय लागू किया जाता है तो लोगों में संतुष्टि होती है कि साहब हमारी समिति से पूछ के किया। और नुकसान ये है कि महत्वपूर्ण जो कार्य वहाँ करने होते हैं समिति के सदस्यों के अड़ियल रवैये के कारण वो हो नहीं पाता है, क्योंकि समिति के सदस्य आधे से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। वो उनको अपने लोगों के वोटों से मतलब है, वाइल्ड लाइफ के महत्व से उनको कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह से ये समितियां अभयारण्यों के लिए या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नुकसानदायक ही है। मैं ये बेबाक रूप से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें अनुभव की है। धारा 34 ये क्या कहती है? आयुध रखने वाले कतिपय व्यक्तियों का रजिस्ट्री है।
अभयारण्य घोषित करने के 3 महीनों में अभयारण्य की सीमा के अंदर रहने वाले और सीमा से बाहर 10 किलोमीटर तक रहने वाले व्यक्तियों जिनके पास हथियार है उनका कोई रजिस्ट्रीकरण सेंचुरी के अधिकारी के कार्यालय में होना जरूरी है। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित किए जाने के 3 महीने के अंदर उक्त अभयारण्य में या उसके 10 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाला आयुध धारित करने वाला शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञापत्र जारी करने वाला कोई व्यक्ति उस अधिनियम के उपबंधों में छूट प्राप्त तथा आयुध को कब्जे में रखने वाला कोई व्यक्ति मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को अपना नाम पंजीयन कराने के लिए ऐसे फॉर्म में ऐसी फीस भुगतान कर ऐसे समय में विहित किया जाए आवेदन करेगा। जिसके पास में भी हथियार का लाइसेंस लिया हुआ है या जिन हथियारों में छूट है वे सभी व्यक्ति आवेदन पेश करके उसकी आवेदन शुल्क देकर के वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि ये नियंत्रण हो सके कि भाई किसके पास में क्या क्या आयुध है सेंचुरी में रहने वाले और सेंचुरी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले। इसके अलावा आयुध अधिनियम 1959 के अधीन कोई नई अनुज्ञापत्र अभयारण्य की 10 किलोमीटर के परिधि के भीतर मुख्य वन संरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना नया नहीं की जाएगी। कोई नया लाइसेंस किसी को लेना हो सेंचुरी के 10 किलोमीटर के भीतर तो वो उसके लिए चीफ वाइल्ड वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना वो लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। ये इसलिए जो लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी है वह किसी को हथियार का लाइसेंस जारी करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी एनओसी भी लेती है। अब धारा 34 का सबसे महत्वपूर्ण है। इस धारा 34 का के बारे में मैंने मेरे पूरे वीडियो में भी बताया है कि सेंचुरी के अंदर अतिक्रमण हटाना हो तो वो कैसे हटाया जा सकता है। तो एक मेरा पहले वीडियो है जिसके अंदर फॉरेस्ट लैंड और सेंचुरी के अंदर से एनक्रोचमेंट को रिमूव करने की मैंने प्रक्रिया बताई है। उस वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन संक्षिप्त रूप से सेक्शन 34 का इस प्रकार है कि एसीएफ और एसीएफ से ऊपर के अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अपराधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से बेदखल कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट लैंड पे अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है तो एसीएफ या एसीएफ के ऊपर के रैंक के अधिकारी उसको बेदखल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर किसी सरकारी भूमि पर खड़ी की गई किसी अपराधिक संरचना भवन निर्माण को हटा सकेगा और उस व्यक्ति की सभी वस्तुएं औजार चीज वस्तु को उपवन संरक्षक के पद और उसके है ऊपर के अधिकारी के आदेश द्वारा कॉन्फिस्केट किया सकता है। यदि कोई सेंचुरी में कोई अनाधिकृत रूप से भवन या मकान निर्माण किया हुआ है या वहाँ जो भी औजार है चीज वस्तु है उसको डीएफओ या डीएफओ के ऊपर के अधिकारी के आदेश से उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे आदेश तब तक जारी नहीं किए सकते जब तक सामने वाले व्यक्ति को वो उसको पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया जाए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट लैंड पे सेंचुरी या नेशनल पार्क में अनाधिकृत रूप से कब्जा करता है तो उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसको नोटिस जारी करना होता है ताकि वह एसीएफ या डीसीएफ जो भी सुनवाई कर रहा है उनके समक्ष है अपना पक्ष प्रस्तुत करे और सभी पक्ष को सुनने के बाद में यदि बेदखल करने का मामला बनता हो तो बेदखली का आदेश जारी करना चाहिए। और ये बेदखली की कार्रवाई
अन्य ऑफेंस की धाराओं के अतिरिक्त होगी। यदि किसी ने सेंचुरी के अंदर जमीन तोड़ करके खेती कर रखी है या मकान बनाया है, तो हैबिट डिस्ट्रक्शन का सेक्शन 29 के तहत जो कार्रवाई है वो तो है करनी है। इसके अलावा उसका कब्जा जो है बना हुआ है उसको 34A के तहत खाली करवाया जाता है। तो ये धारा 34A। इस प्रकार प्रोटेक्टेड एरियाज में पहला जो एरिया है वो है सेंचुरी अभयारण्य। तो अभयारण्य को घोषित करने से लेकर के उस अभयारण्य के अंदर जो लोग निवास करते हैं, जिनके भूमि पे अधिकार है या कोई अन्य अधिकार है, वो उनको एक्वायर करने तक और अभयारण्य में क्या क्या कृत्य निषेध है वो उन कृत्यों के बारे में मैंने अब तक आपको बताया। अब इसके बाद में अगला प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो मित्रों बने रहे मेरे साथ। ये हो सकता है ये मेरी जानकारी आपके लिए उपयोगी है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो समय समय पर आपको मिल सकते हैं। वाइल्ड लाइफ की सीरीज थोड़ी लंबी चलने वाली है, इसलिए बने रहे मेरे पास। धन्यवाद।